नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत सीरियस मैटर के ऊपर जो है पॉल्यूशन का, या फिर स्पेसिफिकली बात करें तो एयर पॉल्यूशन का। भारत के अंदर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। एयर पॉल्यूशन से देश के अंदर एक साल में 12,40,000 लोग मर जाते हैं, मगर इस बारे में कोई भी सीरियस नहीं है, ना सरकारें ना बोर्ड, कोई भी सीरियस नहीं है, किसी को परवाह नहीं है इतने लोगों की जान की। तो बिना किसी लाग लपेट के आइए शुरू करते हैं इस बारे में बात करना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुद्दा काफी सीरियस है, मगर इस मुद्दे के प्रति कोई भी सीरियस नहीं है, चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे वो विपक्ष के लोग हो, सभी को करनी है केवल पॉलिटिक्स। बीजेपी के नेता गौतम गंभीर हो चाहे मनोज तिवारी हो, रोज एक वीडियो बनाते थे और रोज के रोज अरविंद केजरीवाल को कोसते थे कि भाई क्या कर रहे हो, दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। रोज की रोज एक वीडियो आती थी और हमें लगता था कि भाई बहुत सीरियस लोग हैं। देखिए, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, पिछले 4.5 साल में एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने के अलावा उन्होंने क्या पोल्यूशन के लिए किया है, तो थोड़ा हमारे को बता सकते हैं। तो भैया ये बात तो बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सीरियस नहीं है पॉल्यूशन के लेकर, और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे भी कि अरविंद केजरीवाल कितने सीरियस हैं और उन्होंने किस तरीके के काम किए हैं पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए। पर दोस्तों, इस तरीके की तस्वीरें लगाने वाले सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर ये इस मुद्दे को एड्रेस तो करते हैं, मगर जब इस मुद्दे पर काम करने की बारी होती है तो गंभीर की गंभीरता दिख जाती है जब वो उस मीटिंग में पहुंचते ही नहीं हैं। अब भैया, गंभीर के अलावा हेमा मालिनी को भी कहा गया था कि आप भी अपनी तशरीफ लाइएगा, पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी ने देखा है हेमा मालिनी को एयर प्यूरिफायर को बेचते हुए टीवी के ऊपर, तो सभी को लगा होगा कि भाई पॉल्यूशन के बारे में बहुत जानती हैं, एयर प्यूरिफायर बेच रही हैं, पॉल्यूशन के कितने इल इफेक्ट है इसके बारे में सब कुछ पता होगा इन्हें, तो ये आएंगी अच्छे अच्छे सुझाव देंगे। मगर मैडम तो पहुंचती ही नहीं है। मैडम कहती हैं कि भाई अगर पॉल्यूशन को एड्रेस कर लिया गया, पॉल्यूशन कम हो गया, एयर अच्छी हो गई, तो एयर प्यूरिफायर लेगा कौन? इसे ही बोलते कृतज्ञता। भाई साहब, यही लॉयल्टी है, ऐसी लॉयल्टी सभी की होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 20-25 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 5-7 लोग ही आए, बाकी के लोग आए ही नहीं। अब जब बाकी के लोग नहीं आए तो इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आम आदमी बेचारे वो हाथी घोड़े लेकर, दाना पानी लेकर पड़ गए गंभीर के पीछे। जा रहे हैं आप लोग जलेबी लेके किसको खिलाने जा रहे हैं? खोए नेता को, हमारे खोए नेता जो आज तक दिखे ही कहाँ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मैं गंभीर जी को जलेबी खिलाने जा रही हूँ, उन्हें जलेबी बहुत पसंद। अब भैया, इसके बाद पूरा का पूरा दोष जो है वो मंड दिया गया गंभीर पर और जलेबी पर कि भैया गौतम गंभीर ने जलेबी खाई है, इसी की वजह से ये मीटिंग रद्द हुई है। अब मान लो गंभीर के अलावा बाकी सब लोग वहां पर पहुंचे हुए होते तो भी ये गंभीर को घेर सकते थे और मीटिंग हो जाती, लेकिन अकेले गंभीर की वजह से ये मीटिंग रद्द हो गई, ये कहना कितना जायज है। मगर भैया, कुछ भी है, इस पूरे विवाद ने एक बात तो क्लियर कर दी कि पॉल्यूशन को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है, चाहे वो गंभीर हो चाहे वो केजरीवाल हो, सबको करनी है केवल पॉलिटिक्स। अब इस केस में गंभीर एक इजी टारगेट मिल गए, जलेबी एक इजी टारगेट मिल गई, तो कोसने लगे भैया जलेबी को और गंभीर। अब इस पूरे विवाद पर गंभीर का जो जवाब था वो तो आहा वाह, इतना ज्यादा चोमू जवाब मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। मतलब इस चोमू से जवाब ने गंभीर को कटघरे में और लाके रख दिया। गंभीर भाई साहब लिखते हैं कि भाई ऐसा है, मुझे अपना परिवार पालना है, इस वजह से मैं वहाँ पर कमेंट्री करने गया था और इस मीटिंग में नहीं आया था। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब जिस एमपी के पास 147 करोड़ रुपए हैं, वो खुद डिक्लेयर करता है चुनाव लड़ने से पहले कि मेरे पास 147 करोड़ रुपए हैं, वो कह रहा है कि मैं एक मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। वाह, बहुत बढ़िया। वहीं गंभीर की तरह अगर आपको भी अपना घर चलाना है और आपको भी पैसे कमाने हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं गवर्न आई ऐप के ऊपर। गवर्न आई ऐप को डाउनलोड करिए और गवर्न आई ऐप पर जाकर केवल आपको इतना करना है कि आपको ये बताना है कि 2030 का भारत आप कैसा देखते हैं। भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आप वहां पर लिखिए और जो भी सबसे अच्छा जवाब होगा
उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स इस वाली वीडियो में है जो आई बटन में आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ वो इसी जवाब में ये भी लिखते हैं कि मैं जो अपनी MP की सैलरी है वो डोनेट कर देता हूं, वो दिल्ली के ही काम में लगा देता हूं। तो भैया एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको अपने बीवी बच्चे पालने, इसलिए आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, इसलिए आपको दूसरे काम करने पड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि आप MP बन गए, MP बनने के बाद जो सैलरी आपकी आती है वो आप दान कर देते हो। अब आप चाहते क्या हो, समझ में आ रहा कुछ? या फिर आप ये कहना चाहते हो कि MP की जो सैलरी है वो थोड़ी सी है, वो मैं डोनेट कर देता हूँ और कमेंट्री करके मुझे मोटा मोटा माल मिलता है, वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो भैया मेरे हिसाब से इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट था काफ़ी वीक, और अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट में भाई साहब ने ये भी बताया कि भाई मैं जो है ना, मैंने इतने सारे काम किए हैं, मेरे वहाँ पर उपस्थित होने या ना होने से काम नहीं रुकते, मैंने इतने सारे काम वहाँ पर करवा दिए हैं। अब इसके बाद बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो mplords.gov.in के ऊपर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि गौतम गंभीर को कितना फंड अलोकेट हुआ है और उस फंड में से कितना पैसा उन्होंने खर्चा किया है। जो इतने सारे काम ये गिनवा रहे हैं उसके लिए पैसा तो लगा होगा, तो कितना फंड अलोकेट हुआ, कितना पैसा उन्होंने अभी तक लगाया, तो उससे पता चल जाएगा कि इतने सारे काम उन्होंने किए हैं कि नहीं किए हैं। तो भैया वहां पर वो गए, वहां पर उन्हें पता चला कि गंभीर को 2.5 करोड़ रुपया सेंटर से मिला है, एक MP को 5 करोड़ रुपया मिलता है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपया उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है और 2.5 करोड़ रुपए में से अभी तक 0 रुपए स्पेंड हुए हैं। पर दोस्तों इसके बाद हमने भी सोचा कि हम भी एक बार mplords.gov.in के ऊपर जाएं और हम भी इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या ये जो डेटा है ये सही है। तो इसके बाद हम पाते हैं कि जितने भी MP हैं उन सभी को 2.5 करोड़ रुपया मिला है दिल्ली के अंदर और सभी ने 0 रुपए स्पेंड करे हैं। तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ है, या तो दिल्ली के MPs ने कुछ काम नहीं किया है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है, या फिर ये वेबसाइट अपडेट ही नहीं हुई है, और जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये वेबसाइट अपडेट ही ना हुई हो। तो यहाँ तो इस सोर्स को कितना ऑथेंटिक हम मानेंगे हमें खुद को नहीं पता। अब ये जिस हिसाब से दाना पानी लेकर आम आदमी पार्टी गौतम गंभीर के पीछे पड़ी, उससे तो साफ ये लग रहा था कि इन्हें पॉल्यूशन से कुछ नहीं लेना देना, पॉलिटिक्स से लेना देना है। गंभीर इजी टारगेट मिल चुके हैं तो अब लपेटा जाएगा गंभीर को। और मुझे तो कहीं ये भी लग रहा था कि भैया ये थोड़े टाइम में जलेबी को ना बैन कर दें। अब ऐसे में आ जाता है एक आर्टिकल छेनो भैया का, यानी कि रवीश कुमार का। बड़ा ही सुंदर आर्टिकल था, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया, बड़े ही लच्छेदार तरीके से, बड़े ही सटैरिकल तरीके से उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा, जिसमें उन्होंने गंभीरता से गंभीर को लपेटा। और भैया ऐसी गंभीरता थी कि कई बार तो मैं खुद हंसा, मगर थोड़ा सा वो केजरीवाल को भी लपेट लेते पॉल्यूशन के इशू पर तो शायद दिल को ठंडक पड़ जाती, मगर हुण की हो, जैसा बांकेलाल कहता है, ये इनसे हो ना सका। पर फिर भी मैंने वो आर्टिकल काफ़ी एंजॉय किया। उस आर्टिकल को आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उस आर्टिकल को पढ़िए, काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलेगा। अब भैया आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछो कि तुमने पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए क्या किया, तो उनका जवाब होता है हमने ऑड इवन किया। तो कमबख्तो इसमें तुमने क्या किया? जो कुछ भी किया पब्लिक ने किया। ऑड डे पर इवन गाड़ी लेकर गए तो चालान पब्लिक ने कटाया है, परेशानी अगर उठाई तो पब्लिक ने उठाई, तुमने क्या किया बे? और वही मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की मानूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑड इवन तो फुद्दू था, क्या बेकार सी स्कीम लगा दी है, ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं किया, केवल गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। गाड़ी जो है वो केवल 3% पॉल्यूशन करती हैं, आपने उनके ऊपर बैन लगा दिया। अगर आपको ऑड इवन करना था तो भैया हर एक तरीके के ट्रांसपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाता, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट के सभी साधन हैं उनको सभी को मिला लिया जाए तो टोटल पॉल्यूशन का 28% हिस्सा ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स जो हैं वही फैलाते हैं। अब भैया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया कि 2 व्हीलर्स के ऊपर ये ऑड इवन का कानून नहीं लगाया, केवल कार्स के ऊपर लगाया जो केवल 3% पॉल्यूशन करती हैं। तो भैया इसके ऊपर केजरीवाल का जवाब था कि अगर हम 2 व्हीलर्स के ऊपर भी ऑड इवन लगा देते तो दिल्ली स्टैंड स्टिल हो जाती, कोई चल ही नहीं पाता, कोई इधर से उधर पहुंच ही नहीं पाता, क्या करते बताओ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कमबख्तो तुम्हें 20 साल पहले से बोल रखा है कि दिल्ली के अंदर 10,000 बसेस की रिक्वायरमेंट है,
उन्हें पूरी करो। अभी तक दिल्ली के अंदर 5000 बसी हुई हैं तो उन्हें पूरी करो। और केजरीवाल के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर इस बात को कहा गया था कि दिल्ली के अंदर हम 4000 बस ऐड करेंगे। और अगर इन 5 सालों की हम बात करें तो इन 5 सालों में केजरीवाल ने बसेस की 2 खेप मंगवाई हैं। पहली बार अगस्त 2019 में मंगवाई थी, उसमें 25 बसेस आई थी, और दूसरी खेप जो आई है वो अभी कुछ दिन पहले आई है, उसमें 104 बसेस आई हैं। यानी कि टोटल 5 सालों के अंदर 129 बसेस आई हैं। जबकि ये भाई साहब कह रहे थे कि 4000 बसेस ये दिल्ली में लेकर आएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से करेंगे। अगर इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से कर दिया होता तो ऑड इवन ये 2 व्हीलर्स पर भी लगा सकते थे, तब इनको सुप्रीम कोर्ट में एक कहने की बिल्कुल जरूरत ना पड़ती कि दिल्ली स्टैंड स्टिल हो जाता। अब दोस्तों कोई मुझे ये बता दे कि दिल्ली में ये बस लाने की जिम्मेदारी थी किसकी, गौतम गंभीर की या फिर जलेबी की, किसकी थी भाई, बता दो। अब ये देखो भोकाल मचाते हुए केजरीवाल साहब बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर छापे मार मार कर दिल्ली की पूरी डस्ट खत्म कर ली। मुझे तो लगता है इन्होंने छापे वापे कुछ नहीं मारे, इन्होंने हैंडसम मनीष सिसोदिया को दिल्ली में जगह जगह पर भेजा और कहा सारी डस्ट जाके खा जा, और भाई खा गया। जो कंस्ट्रक्शन की डस्ट होती थी, दिल्ली के हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर इमरान हुसैन साहब और कई ऑफिसर्स ने मिलकर बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर पिछले कुछ सालों में जबरदस्त छापेमारी की। अब आप देखेंगे जहां भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ये आपको देखेंगे वो सारी कवर्ड मिलती है चारों तरफ से, खुली साइट्स नहीं मिलती है, चारों तरफ से कवर्ड मिलती है और काफी ऊपर तक उनका कवर होता है ताकि वो डस्ट जो है वो बाहर ना आ सके। पर भैया सुप्रीम कोर्ट तो अलग ही मूड में है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट संघी हो गया है, भक्त हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को गलत ही फंसा रहा है और कह रहा है कि डस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस पॉल्यूशन में। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की मानूं या केजरू की मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने हैंडसम मनीष सिसोदिया के खाने पर बहुत गर्व है कि उन्होंने पूरी डस्ट खाई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार एससी को दिए गए डेटा के हिसाब से 17% दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो डस्ट की वजह से है, और जिसको कंट्रोल किया जा सकता था रोड्स की पेवमेंट करवा के, डिगिंग एक्टिविटीज़ को ढंग से करवा के, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को ढंग से करवा के, उनके चारों तरफ पर्दे लगवा कर इस काम को अगर किया जाता तो डस्ट कम होती। मगर आज का अगर पॉल्यूशन देखा जाए तो उसमें 17% पार्ट डस्ट का है। ना इन्होंने 17% डस्ट को रोका, ना इन्होंने 28% व्हीकल का जो पॉल्यूशन होता है उसको रोका। टोटल मिला के 45% पॉल्यूशन को ये रोक नहीं पाए, जो कि इनके हाथ में था रोकना, जिसको ये रोक सकते थे, मगर ये सफल नहीं रहे। इनकी नीतियां बिल्कुल भी कारगर सिद्ध नहीं हुई उसके ऊपर। मगर भाई साहब ने बोर्ड फिर भी लगा दिए है, 25% पॉल्यूशन कम कर चुका हूं मैं। अब दोस्तों टोटल पॉल्यूशन में से 45% पॉल्यूशन को बड़े आराम से कम किया जा सकता था केजरीवाल की नीतियों के द्वारा, मगर भाई साहब की नीतियां तो कुछ थी ही नहीं। भाई साहब को तो केवल पॉलिटिक्स करनी थी, और भाई साहब पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं बड़े आराम से। अक्टूबर नवंबर में पराली जलती है तो पराली के ऊपर दोष दे देते हैं, कहते हैं पंजाब और हरियाणा की वजह से सारा पॉल्यूशन हुआ है। मैं क्या करूं, मैंने तो पॉल्यूशन कम किया था, मैं क्या करूं। पर दोस्तों ये मई में कौन सी पराली जली थी, जब मई में दिल्ली का पॉल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। मई 2019 की ये रिपोर्ट है, आप खुद देखिए। तो मई के इस पॉल्यूशन का ब्लेम आप किस पर थोपेंगे, पंजाब पर, हरियाणा पर, या फिर जलेबी पर? तो भैया कंक्लूड मैं यही करूंगा कि अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है वो पॉल्यूशन के ऊपर पूरी तरीके से विफल रही है, और जो ऑपोजिशन है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है उसको भी कुछ लेना देना नहीं है पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन हो। तो भैया अंत यही है कि दोनों को करनी है पॉलिटिक्स, और जब जो हावी होगा तब वो बाजी मारता रहेगा। बस इतनी सी कहानी है देश के पॉल्यूशन की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर सपोर्ट जरूर कीजिए। ये बेहद वांछनीय है, हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, एंड एनोटेशन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये भी करते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पर फॉलो जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।